त्रिपाठी, जय हिंद। क्या हालचाल? सब मस्त। तो मैं आपको आज पढ़ाऊंगा केमिकल काइनेटिक्स में अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक आपका क्या है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए इसमें द अफेक्टिंग फैक्टर्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या डालेंगे कि अफेक्टिंग फैक्टर्स टू रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपका पहले टॉपिक हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है जो अभिकारक की सांद्रता। कौन सी चीज़ आती है? अभिकारक की सांद्रता। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ जो है रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स, है ना। तो पहला टॉपिक आप क्या डाल देंगे? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल्स। ठीक है, मतलब अभिकारक अणुओं की सांद्रता। हिंदी में क्या कह सकते हैं इसको? अभिकारक अणुओं की सांद्रता। कहने का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम क्या करें, जो अभिकारी पदार्थ हैं, अभिकारक अणु हैं, ठीक है, जो आपके कौन सी चीज़ है? रिएक्टेंट हैं। अगर रिएक्टेंट का हम कंसंट्रेट बढ़ा दें, रिएक्टेंट का हम क्या कर दें? कंसंट्रेट बढ़ा दें, तो कंसंट्रेट बढ़ाने पर उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? उसके बढ़ जाएंगे। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूल्स के बढ़ने पर क्या हो जाएगा? उसकी सांद्रता भी, उसकी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ सकता है। तो कंडीशंस कैसे होती हैं? आपका टेम्परेचर कितना हो? स्थिर हो। कहने का मतलब स्थिर ताप पर किसी अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देने पर उसकी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें अणुओं के टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। जो प्रभावी अणु होते हैं, अणुओं के प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे? इसमें क्या होता है? टेम्परेचर आपका क्या हो? इक्वल हो, मतलब आपका क्या हो? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो, या आपका 25 डिग्री सेल्सियस केल्विन हो। ठीक है, 273 केल्विन हो टेम्परेचर, है ना। इतने टेम्परेचर पे अगर आप क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेशन को आप क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। कंसंट्रेशन क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। कंसंट्रेशन आप बढ़ा देते हैं, तो इनके जो कोलेशंस है, मतलब अणुओं की टक्कर की जो दर है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है? रेट ऑफ, ठीक है, कोलेशंस मोलिक्यूल, ये आपकी क्या हो जाती है? ये भी आपकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। कहने का मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर आपका क्या है? आपका स्थिर है। स्थिर ताप पर किसी भी पदार्थ की सांद्रता बढ़ा देने पर उसके अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अणुओं की संख्या बढ़ने पर क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी आपका क्या होता है? आपका इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो पहली चीज़ ये हो गई, आपका पहला फैक्टर क्या हो गया? ये कि कंसंट्रेशन को बढ़ा देने पर, अगर कंसंट्रेशन जितना कम होगा उतना ही क्या हो जाएगी? अभिक्रिया का वेग घटेगा, और कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। अब दूसरी चीज़ आती है, इसको प्रभावित करने वाले कारक में आपका सेकंड टॉपिक कौन सा आ जाता है? टेम्परेचर। क्या आ जाता है? टेम्परेचर, है ना। तो आपका सेकंड टॉपिक जो है आपका, वो क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, जब हम किसी चीज़ का क्या करते हैं? टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट का क्या करते हैं? टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर, टेम्परेचर हम क्या करते हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका जो क्या होती है? जो मॉलिक्यूल्स होती हैं आपके, मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी, ये भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये भी क्या होती है?
काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो अणुओं में टक्कर संख्या बढ़ जाती है। अणुओं में क्या होती है, प्रभावी टक्करों की संख्या वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलिशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएगी, कोलिशंस ऑफ मॉलिक्यूल ये आपकी क्या हो जाएगी, ये भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। जब अणुओं की प्रभावी टक्करों की संख्या आपकी बढ़ी तो कहने का मतलब आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होता है, इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, इंक्रीज होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ जो तीसरा फैक्टर होता है वो कि क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ कैटेलाइट, मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति। तीसरी चीज़ क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति। जब किसी उत्प्रेरक में आपने पढ़ा होगा कैटेलाइट चैप्टर में कि कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। तो अभिक्रिया का वेग कब बढ़ता है और कब घटता है, तो है ना, कौन से उत्प्रेरक होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो कुछ ऐसे उत्प्रेरक जो आपका अभिकारक है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। रिएक्टेंट की क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो पहली चीज़ यहाँ पर क्या आ गई आपकी, इसमें क्या आप लिख देंगे, अगला टॉपिक पॉइंट आपका कौन सा हो जाएगा कि प्रेजेंटेशन ऑफ कैटेलाइट, प्रेजेंटेशन ऑफ कैटेलाइट। ठीक है, तो कैटेलाइट के प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इसकी बहुत ही कम मात्रा होती है। समझ गए, कैटेलाइट की क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा होती है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कैटेलाइट में क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये इंक्रीज कर देता है, मतलब सक्रियण ऊर्जा। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रियण ऊर्जा, ये क्या होती है आपकी, डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सक्रियण ऊर्जा के कम होने पर, एक्टिवेशन एनर्जी के डिक्रीज होने पर क्या होता है, इसके एक्टिवेशन जो है एक्टिव मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। एक्टिव मॉलिक्यूल्स की जो है क्या होती है, इनकी नंबर क्या होती है, नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख देंगे नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसकी क्या होती है, इनकी संख्या में क्या होती है, बढ़ोतरी हो जाती है। जब इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है तो बढ़ोतरी होने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगली चीज़ आपकी क्या आती है, सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ सबस्ट्रेट, सरफेस एरिया ऑफ सबस्ट्रेट मतलब अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल। किसी भी अभिकारक का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता क्या होगी, उतनी अधिक होगी। मतलब अभिकारक अणुओं की प्रकृति में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जिसमें क्या करता है, अगली चीज़ क्या आ जाती है, सरफेस एरिया ऑफ सबस्ट्रेट, सरफेस एरिया ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होने पर उसकी क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया जितना लार्ज होगा, ठीक है, लार्ज सरफेस एरिया होने पर मतलब सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा बढ़ेगा उतनी क्या होगी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी
ऑफ मोलिक्यूल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ये क्या होगी, ये भी इंक्रीज होगी। जब एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज होगी तो आपका कोलिशंस क्या है, ये भी आपका बढ़ेगा। मतलब टक्करों की, प्रभावी टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, ये भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसके इंक्रीज होते ही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ये भी आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो गई, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कौन से हो गए, कारक हो गए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रत्येक टॉपिक को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए और उसके बाद उसके आगे का काम करना चालू कर दीजिए, याद करना चालू कर दीजिए, उसे तैयार कर दीजिए। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आपका अगला टॉपिक है रेट लॉ। ठीक है, अगला पॉइंट आपका क्या आता है, रेट लॉ। टॉपिक डाल दीजिए पॉइंट। ठीक है, अगली चीज क्या आ जाती है आपकी, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, तो रेट लॉ आपका क्या है कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिख देंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट लॉ में द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली proportional the rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant। ठीक है, कहने का मतलब अभिकारक जो होते हैं, अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्या होती है, अभिक्रिया के वेग के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है, अभिक्रिया के वेग के प्रोपोर्शनल होती है। जैसे आपकी रिएक्शन ये दी है ए से आपका बन रहा है प्रोडक्ट बी, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे n दी हुई है, इसके भी मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पे n दी हुई है। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आर प्रोपोर्शनल टू, तो क्या हो जाता है, कंसंट्रेट जो किसी की सांद्रता होती है, सांद्रता को क्या करते हैं, एक्टिव मास के रूप में लिखते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, a, और a की पावर क्या हो जाएगी, n क्या नंबर ऑफ मोल है, ये यहाँ पर क्या हो गई, n। ठीक है, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन r इक्वल टू प्रोपोर्शनल साइन हटा देंगे तो क्या आ गया, k, यहाँ पर a की पावर क्या हो जाएगी, n। ठीक है, यहाँ पर ये आपका क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट है, k इक्वल टू आपका क्या है, रेट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर लिख देंगे r है, r इक्वल टू है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और k आपका क्या है, कांस्टेंट ऑफ, ठीक है, रेट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ रेट, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक है, a क्या है, ये आपका क्या है, द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप डालेंगे, क्या डालेंगे, रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और एक n क्या है, जो पावर n है, ये n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगी आपकी ऑर्डर, है ना, क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका क्या हो गया, रेट लॉ। कौन सी चीज़ हो गई, रेट लॉ हो गई। तो आपको रेट लॉ के बारे में हमने बता दिया, रेट लॉ कैसे निकलता है, इस चीज़ के बारे में आप पहले पढ़ भी चुके थे और इस चीज़ को मैंने आपको दोबारा बता भी दिया है। इसकी डिफिनेशन को ध्यान रखना, डिफिनेशन के बेस पर ही पूरा इतना आपका डेरिवेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो हम आगे की ओर चलते हैं। अब अगले टॉपिक पर मिलने के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। अगले टॉपिक पर हम नेक्स्ट डे आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।